हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 18 सितंबर 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये आप देख सकते हैं हाईलाइटेड द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल दिख रहा होगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। चैनल नहीं मिलता है कोई बात नहीं, जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक करके भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि आज 18 सितंबर है तो 18 सितंबर के ऊपर यहाँ पर जो द हिंदू न्यूज़पेपर आया है उसके ऊपर बेस्ड जो जितने भी डिजिटल नोट्स हैं ये सब आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के बारे में जो है बातें प्रेजेंट हैं कुछ, तो उसका बैकग्राउंड एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है जितने भी करंट अफेयर हमारे प्रेजेंट होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में उनकी सारी पूरा का पूरा बैकग्राउंड एनालिसिस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास डेली नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास डेली एनालिसिस की नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आज का एनालिसिस। पेज नंबर 1 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें डिस्कस करना है, वो कि हाईलाइट कर दिए गए हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये वाला दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में क्या बात बोली जा रही है, जो हरसिमरत कौर हैं इन्होंने कैबिनेट को क्विट कर दिया है। कैबिनेट से इन्होंने रिजाइन कर दिया एक तरीके से आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी प्रोटेस्ट में आ गई हैं अगेंस्ट 2 एग्री बिल्स। क्योंकि अभी आपको पता होगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स लाए गए, है ना। तो अब बिल्स लाए गए तो उसके अगेंस्ट इन्होंने स्टेप उठाया कि और यहाँ पर ये जो है फार्मर अपने कृषि भाई के साथ खड़ी हो गई हैं अगेंस्ट, और यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं ये जो बिल्स हैं इनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया अपने कैबिनेट से। और यहाँ पर आप देखोगे जो फार्मर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन वगैरह में है। क्यों? क्योंकि जो MSP है उसको डाइल्यूशन कर दिया गया है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि क्या होता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, कि जो एक प्राइस है, जो मिनिमम प्राइस है वो तो फार्मर्स को मिलता ही मिलता था, लेकिन उसको अब डाइल्यूशन कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, उसे हटा दिया है। तो फिर फार्मर को टेंशन तो होगी कि अब उन्हें कहाँ से पैसा जनरेट होगा या किस तरीके से पैसा जनरेट होगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई जो ये बिल्स थे इनके अगेंस्ट जो है हमारा एक ये जो पर्सनालिटी हैं इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो गाइज़ यहाँ पर यही आर्टिकल है और इतना कुछ खास नहीं है। तो अभी आप इसमें से यही चीज़ें जो है पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये वाला दिख रहा होगा। ये हमारा बोला जा रहा है नो फोर्स कैन स्टॉप आवर ट्रूप्स फ्रॉम पेट्रोलिंग। अब यहाँ पर क्या बोला गया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा बोला गया कि भाई कोई भी हमारे ट्रूप्स को नहीं रोक सकता जो कि पेट्रोलिंग करने से LAC पर। यानी अपना बॉर्डर है, हम लोग अपना ही नहीं वहाँ पे जो है निगरानी रख सकते, अपना हम लोग नहीं घूम सकते, अपना चीज़ें हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्योंकि चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि वो बिल्कुल वो कब्जा कर ले उस चीज़ के ऊपर, LAC के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कि बोला गया है डिफेंस मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा क्या बोला गया कि कोई भी फोर्स, चाहे वो हमारी PLA हो यानी कि जो चाइना वाली फोर्स हो, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी, चाहे वो कोई सी भी फोर्स हो, वो हम लोगों को नहीं रोक सकता फिलहाल तो। ठीक है, तो ऐसा बोला गया। बट अब यहाँ पे इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज़ है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको कवर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप गाइज यहाँ पर देख सकते हैं LAC का मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक डिमार्केशन होता है। डिमार्केशन मतलब आप समझ लो एक फिक्सेशन, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट जो कि सेपरेट करता है दो टेरिटरीज को। जैसे कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट, एक बाउंड्री समझ लो, एक बॉर्डर समझ लो जो कि सेपरेट करता है इंडिया और चाइना को। ये हमारा हो गया LAC। LAC है एक डिमार्केशन जो कि सेपरेट करता है इंडिया टेरिटरी को और चाइनीज़ टेरिटरी को अलग अलग, कि इंडिया की टेरिटरी अलग है, चाइनीज़ टेरिटरी अलग अलग है। लेकिन चाइना वाले क्या करते हैं, वापस आने की, घुसने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे LAC हमारी, एक यहाँ पर LAC है, ठीक है, यहाँ पे रेड रेड दिख रहा होगा, एक LAC यहाँ पर है, एक LAC यहाँ पर है और एक LAC यहाँ पर है, जो कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, और 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करा गया है, जैसे मैंने भी आपको मैप में दिखाया। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है एक LAC है इंडिया और चाइना के बीच में।
मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में एलएसी है। जैसे मैंने भी आपको मैप में दिखाया, लद्दाख में यहाँ पर है एलएसी, उसके बाद हिमाचल में यहाँ पे है एलएसी, और हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है एलएसी, जो कि हमारे इंडिया और चाइना को दोनों को सेपरेट करती है। तो आप याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे तीन जगह पर, मतलब तीन सेक्टर में डिवाइड करा गया है, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर एलएसी को जो है सेपरेट करा गया है, क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो गाइज आप लोग इस चीज़ों से अवेयर रहें, एक छोटे मोटे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो हमने कवर करा इन दोनों आर्टिकल को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक लास्ट आर्टिकल है इस पेज का, वो क्या है, ये हैं हमारे पेरूमल मुरुगन्स। यहाँ पे एक नोवेल मेकर हैं जो नोवेल वगैरह लिखते हैं। तो जो इनकी बुक है वो नेशनल बुक अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेट करी गई है, और बुक का नाम क्या है, स्टोरी ऑफ अ गोट। ठीक है, ये जो नॉवल है स्टोरी ऑफ अ गोट, ये कंटेंडर ऑफ दिस ईयर नेशनल बुक अवार्ड फॉर द ट्रांसलेशन लिटरेचर। ठीक है, तो ये जो लिटरेचर को ट्रांसलेट करा गया है इसके थ्रू। तो गाइज ये जो बुक है ये नॉमिनेट करी गई है नेशनल बुक अवार्ड के लिए। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो वन डे एग्ज़ाम होता है ना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारे IBPS SSC, ये सारे जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 4 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 5 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 5 पे एक आर्टिकल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसमें क्या बात बोली जा रही है, जो वेटलैंड है, ठीक है, जो हमारे जहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता है, जो वेटलैंड है, बीइंग आइडेंटिफाइड इन राजस्थान टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करा जा रहा है, उनकी और जांच पड़ताल करी जा रही है, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे आप कह सकते हो जो भी हमारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर उस एरिया में जो वेटलैंड है उनको कैसे प्रोटेक्ट करा जा सके, उन्हें और कैसे बचाया जा सके, और अच्छी तरीके से उन्हें कैसे ट्रीट करा जा सके, दैट इज़ वाई उसको जो है आइडेंटिफाई करा जा रहा है राजस्थान में। ठीक है, तो अभी आप देखोगे जो ये वेटलैंड है विच हैव प्लेड रोल विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ सेडिमेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारे कुछ वेटलैंड्स में। और यहाँ पे आप देखोगे आइडेंटिफाई करे गए सब राजस्थान में, ताकि इंश्योर करा जाए कि ये जो वेटलैंड है उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा जाए, और एंक्रोचमेंट वगैरह को रोका जाए, और जो हमारे बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, जैसे ये एनिमल्स हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लेमिंगोज वगैरह हैं, ये एनिमल्स हो गए, और भी जो हमारे कुछ चीज़ें हो गई यहाँ पर, तो उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। जो पेड़ पौधे हो गए, जो पानी में एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, आपको पता होगा पानी में निकलते हैं। ठीक है, तो उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करा जा सके, इस वजह से जो है हमारा राजस्थान ये स्टेप उठा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम लोग पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सभी को पता है। और देखें, सबसे पहले एक नज़र मार लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। ये वाला एडिटोरियल थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि यहाँ पे और कुछ बातें नहीं है हमारे लिए, तो थोड़ा सा एडिटोरियल देखेंगे और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा अलग से। ठीक है, उसके बाद ये वाला एडिटोरियल है जो हमारा कल भी हमने डिस्कस किया, रशिया की कोविड-19 वैक्सीन, वो कौन सी वाली, स्पुतनिक 5। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में। आगे फिर ये वाला आर्टिकल है कुछ, अभी एक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हमने एक केस देखा था प्रशांत भूषण साहब के साथ, अभी एक और हमें केस दिखा है बिल्कुल उसी सेम केस की तरह, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह। ठीक है, जो कि मद्रास हाई कोर्ट जज के ऊपर मतलब कुछ बोला गया, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज बनते हुए नहीं दिखाई देंगे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं यहाँ पे कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस वगैरह बताए गए इस आर्टिकल में, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस बताए गए। ओके, उसके बाद ये वाला आर्टिकल देखेंगे। इस आर्टिकल में हमारा कुछ UN जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है कि उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये अच्छा आर्टिकल है, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं, ये एक इंटरव्यू है दोनों पर्सनैलिटी के बीच में। ठीक है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आज का अच्छा आर्टिकल ये वाला है जिसके बारे में बात हो रही है कि एनिमल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। एनिमल्स के लिए एक हमारे पास एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन टू एनिमल्स एक्ट, लेकिन उसका अच्छी तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं आज। तो चलो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और मैं कुछ बता दूं बातें, जैसे कि यार लोग कहते हैं कि मैसेज आते हैं मेरे पास, कोई कोई मैसेज आते हैं कि थोड़े बहुत एलोबरेट कर दो। देखो मैं बताऊं यार कि इसे और ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बनाता हूं या 1.5 घंटे की वीडियो बनाता हूं, कोई फ़ायदा नहीं है यार। मुझे हो गए 3 साल 4 साल पढ़ाते हुए, कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाता हूँ तो, क्योंकि चाहे मैं 1 घंटे की बनाऊँ, चाहे 1.5 घंटे की बनाऊँ, चाहे मैं कितना ही आपको डीपली समझा दूँ, तब भी आप जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक आपके समझ में जो है बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ सकती जब तक आप रीड नहीं करोगे।
क्योंकि अगर आप रीडिंग की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें। तो एनालिसिस आपको, ऑब्वियस सी बात है, हेल्प करता है। हेल्प करता है कितना, आप समझ सकते हो 85% तक हेल्प करेगा, लेकिन 15% आपको अपनी तरफ से कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें और थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करें। ये बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से एनालिसिस के ऊपर डिपेंड ना हो कि भाई अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, मैं मुझे न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ना इसके बाद। तो ऐसा मत करिए, एनालिसिस देखिए। ऑब्वियस सी बात है 85% तक आपको एनालिसिस हेल्प करेगा, वीडियो हेल्प करेगा उसके बाद, लेकिन 15% आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। तो क्योंकि बहुत से आते हैं कि और डिटेल करने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं और भी एनालिसिस देखता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के एनालिसिस देखते हैं, मैं यूट्यूब पर लोग डालते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है यार। सीरियसली उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप भी बोर हो जाओगे और यहाँ पर वो टाइम भी वेस्ट हो माना जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 1 के, वो पेज नंबर 6 के ऊपर देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल आप लोगों को दिख रहा होगा, इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जिसका आज मैंने थंबनेल भी लगाया हुआ है। नीड फॉर कॉशन। इंडिया को यहाँ पर अभी वैक्सीन की ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन अभी इंडिया को जो है वैक्सीन ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है कौन? रशिया, ठीक है। अभी बात करें तो जो रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, RDIF, विच इज़ पायलटिंग द स्पुटनिक 5 वैक्सीन, स्पुटनिक 5 वैक्सीन जो कि रशिया बना रहा है, उसने फेज़ 3 ट्रायल में चल रहा है उसका। आपको पता है अगर कोई भी वैक्सीन को बनाना होता है, डिक्लेयर करना होता है, तो उसके 4 फेज़ से गुजरना पड़ता है उसे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो अभी जो हमारी रशिया वाली वैक्सीन है स्पुटनिक 5, वो फेज़ 3 में है और कुछ ही टाइम बाद वो फेज़ 4 में आ जाएगी। तो फिर उसका लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा और वो वैक्सीन बनाने को, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है चली जाएगी और मैन्युफैक्चर होगी। फिर उसके बाद रशिया ने बोला है कि इंडिया को हम लोग 100 मिलियन डोजेस ट्रांसफ़र करेंगे, 100 मिलियन डोजेस जो है सप्लाई करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के पास भी वो वैक्सीन आएगी। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है जो ये 100 मिलियन डोजेज हैं, थ्रू इट्स पार्टनरशिप विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ठीक है। आपने काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह देखा होगा, डॉक्टर रेड्डी का नाम आता है। तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ यहाँ पर जो है पार्टनरशिप करा है रशिया ने। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कौन सी लेबोरेटरी के साथ पार्टनरशिप करा था रशिया ने? वो करा है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ, यहाँ पे पार्टनरशिप करा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात करें तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है, हमारा एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है, जो जिसका कि हेडक्वार्टर पुणे में है। वो भी काफ़ी सारी वैक्सीन बनाता है, इंडिया में वही वैक्सीन बनाता है। तो उसने भी काफ़ी सारी वैक्सीन बनाई है। इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है आपको पता ही होगा। कोवैक्सीन आई थी, एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की थी, एस्ट्राजेनेका, ज़ायकॉव-डी। तो ये सारी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, ये भी अंडर फेसेस में है, जो भी ट्रायल चल रहा है इनके ऊपर भी। तो कोशिश करी जा रही है ये भी डेवलप हो अच्छी तरीके से। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही है कि जो रशिया है वो सप्लाई करने वाला है 100 मिलियन डोजेस ऑफ स्पुटनिक 5 वैक्सीन टू इंडिया। ओके। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जो स्पुटनिक 5 वैक्सीन है ये है कौन सी वैक्सीन, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलो, रशियन कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात करें तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो रशिया ऐसी पहली कंट्री बना है जिसने ऑफिशियली रजिस्टर करा एक कोविड-19 वैक्सीन को, ठीक है। सबसे पहले आप कह सकते हो, अभी तक सबसे पहले अप्रूवल किसी वैक्सीन को मिला है तो वो स्पुटनिक 5 वैक्सीन को मिला है, ओके। कुछ की पॉइंट्स है जिसके बारे में आप जान सकते हो। जैसे ये वैक्सीन है, इसका नाम स्पुटनिक, अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम किसी चीज़ से रिलेट करता है, क्वेश्चन अगर पूछे एग्जामिनर कि स्पुटनिक 5 वैक्सीन है, इसका नाम किसी चीज़ से रिलेटेबल है, यानी किसी चीज़ की तरह रिलेट करता है, तो वो है हमारी एक फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, उसका नाम भी स्पुटनिक था, ठीक है। स्पुटनिक 1 था जो कि लॉन्च करा गया सोवियत यूनियन के द्वारा, और उसी के ऊपर इस वैक्सीन का नाम भी रखा गया है, ओके। ये फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन है जो कि अप्रूव करी गई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और रशिया की जो वैक्सीन है यहाँ पे, ये तो है ही है। इंडिया में भी काफ़ी सारी वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है, मैंने जैसे अभी आपको बताया काफ़ी सारी वैक्सीन है उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, ठीक है। अभी हम बात करें, जो ये वैक्सीन है ये यूज़ करती है वीकेंड वायरस को, ताकि जो स्मॉल पार्ट्स ऑफ पैथोजन है उनको डिलीवर करा जाए और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करा जाए। यानी कि वैक्सीन का काम ही क्या होता है? वैक्सीन का काम होता है आपका जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करना, उसको बिल्ड करना, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी तो आप किसी भी, कोई भी यहाँ पर अगर वायरस है, कोई भी डिजीज़ है, उससे आप आराम से फाइट कर पाओगे। तो इस वैक्सीन का काम क्या है? जो इम्यून सिस्टम है हमारा, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको बूस्ट अप करने का यहाँ पे ये वैक्सीन काम करती है, ओके।
तो गाइज़ यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इसको पूरा का पूरा आर्टिकल, और अब आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा, रिजेक्ट दिस इनइक्विटेबल क्लाइमेट प्रपोजल। यहाँ पे क्या बोला गया, अभी जो यूएन सिक्योरिटी जनरल, यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह हुई, उसमें बोला गया, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उसमें क्या बोला गया, यूएनएससी के द्वारा बोला गया कि जो भाई इंडिया है, इंडिया में एमिशन ज़्यादा है। एमिशन जिसे आप कह सकते हो हिंदी में उत्सर्जन जिसे कहते हो, ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन जाता है, ये जो एमिशन है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया। और आप देखोगे कि यहाँ पर इंडिया को बोला गया कि भाई जो कोल है, कोल के थ्रू एमिशन ज़्यादा निकल रहा है, तो एमिशन हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा 45% तक बाय 2030, 2030 तक एमिशन को रिड्यूस करो, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यूएन हेडक्वार्टर में, 9 सितंबर की बात है ये। वाइल रिलीजिंग द लेटेस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट, यहाँ पे जो रिलीज़ करने वाले थे ये लोग लेटेस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट, उसके थ्रू यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, और उस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोला कि भाई चाइना और इंडिया दोनों कान खोलकर सुन लो, अपना एमिशन जो है उसको रिड्यूस करो। एमिशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, और वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है, आपके लिए जो है सभी के लिए खतरा है, पूरे पर्यावरण के लिए। तो आपको ये 45% तक इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 2030 तक। और जो कि इंडिया के ऊपर ये भी बात आती है कि इंडिया को जो अपना कोल है, कोयला है, उसका यूज़ भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है एमिशन वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर अभी कुछ बातें जो हैं आधी अधूरी हैं, तो फिर गाइस यहाँ पर मैं आपको नोट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। इस आर्टिकल के रिगार्डिंग टेलीग्राम पर कुछ नोट्स दूंगा, कुछ प्रिपेयर करके अच्छी तरीके से, कि यहाँ पर इस आर्टिकल से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, तो आप वहाँ पर उसको अवेल करना, ठीक है। तो अभी कुछ बातें यहाँ पे जान सकते हो आप, ज़्यादा इसके डिटेल में मत जाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इस वाले के बारे में बात करें। क्रिटिसिज्म के बारे में बात हो रही है, जो जुडिशरी है, देखो जुडिशरी को फिर से क्रिटिसाइज करा गया। अभी क्या हुआ था, हमने प्रशांत भूषण साहब वाला केस देखा था, उन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह कर दिए थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके अगेंस्ट। ऐसा ही यहाँ पे फिर से एक और केस देखा गया। यहाँ पे देखा गया एक अनदर कंटेम्प्ट एक्शन मद्रास हाई कोर्ट जजेस के द्वारा, यहाँ पे उनके लिए देखा गया, जो कि किसने करा, हमारे तमिल एक्टर सूर्या नाम है, इन्होंने क्या करा कि जो हाई कोर्ट का जज था, मद्रास का हाई कोर्ट का जज, उनके अगेंस्ट कुछ बातें बोल दी, ठीक है। उनके अगेंस्ट क्या बातें बोली कि भाई जो लोग वगैरह हैं यहाँ पर, अगर आप देखो एग्जाम्स वगैरह आप लोग तो कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो अपना काम चल रहा है, अपनी जो मीटिंग वीटिंग चल रही है, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही है, और जो बच्चे हैं वो सब क्या जा रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये सारी टेस्ट वगैरह देने जाएंगे, ठीक है। तो ये बोला गया इनके द्वारा कि जो बच्चे हैं वो सब एग्ज़ाम वगैरह देने एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे, और जो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कोई भी इनकी जो मीटिंग वगैरह हो रही है वो वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बोला गया उनके द्वारा। तो फिर यहाँ पर जज को अब क्या बोला गया, ये जज के अगेंस्ट बात बोली गई सारी की सारी, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर क्या सिचुएशन दिख रही है, वही केस सिचुएशन जो कि हमारे प्रशांत भूषण साहब वाले में दिखी थी। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा उस केस के बारे में, अगर आपको सारी बातें पता हैं तो आपको डेफिनेटली ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर गाइज यहाँ पे फिर से वही वाली बात हो गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया, आप देखोगे जो हमारे जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम है, इन्होंने लेटर में रिक्वेस्ट करा कि चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि जो चीफ जस्टिस है हमारे मद्रास हाई कोर्ट के, चलो भाई उसकी जो कंटेम्प्ट की है उस प्रोसीडिंग है उसको चालू करो, और जो है अपनी जो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाओ, और जो ये एक्टर ने करा है इसके अगेंस्ट यहाँ पे स्टेप उठाओ। देखो बात क्या है कि ये कंटेम्प्ट का केस क्यों आता है, क्योंकि अगर हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, याद रखना, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इसमें ये क्या बात होती है कि अगर कोई भी कोर्ट की मान मर्यादा के ऊपर बात करता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, यहाँ पे कोर्ट आप कह सकते हो, जो कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब हाई कोर्ट हो गए, तो इनकी अगर मान मर्यादा के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक बेंच वगैरह बैठाई जाती है, जिसे हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, और उसके थ्रू उस पर्सन को जिसने की उंगली उठाई है उसके अगेंस्ट, तो उसको पनिश करा जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है। खैर, तो गाइज यहाँ पे फिर से एक केस ऐसा देखा गया, लेकिन कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस देखे जा रहे हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या देखे जा रहे हैं, जो जिस जज के अगेंस्ट बोला है उन्होंने, मद्रास के जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके अगर अगेंस्ट बोला है, तो वो जज काफ़ी ज़्यादा जाने माने हैं,
और वेल स्टीम, काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत वगैरह करी जाती है क्योंकि वो डोनेशन वगैरह करते हुए दिखाई दिए हैं पहले, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि भाई वो ऐसा नहीं करने वाले। वो दूसरे जजेस से बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसको जितने आराम से हम सॉल्व कर सकें, बातों से सॉल्व कर सकें, उसको हम बातों से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा हम लोग स्टेप नहीं उठाने वाले। क्योंकि यहाँ पर ये भी सिचुएशन देखी जा रही है कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हम वी दी सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास पूरा पूरा हक है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास पूरा पूरा हक है कि भाई हम अपनी बात तो रख सकें। अगर ऐसा रहेगा, अगर कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ये फंडामेंटल राइट है, समझ लो ये तो फिर बेकार ही है, किस काम का ये। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये जो आर्टिकल में राइटर बोल रहे हैं, इसमें कंट्रोवर्सी हमें नहीं दिखाई दे रही, यानी कंट्रोवर्सी ज़्यादा लड़ाई वगैरह नहीं दिखाई देने वाली, क्योंकि जो जज हैं वो भी यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड है, और जज भी यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना दिखे, और क्या हो कि ये केस बिना ज़्यादा बवाल बने ऐसे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपस में बातें कर लेंगे, ये केस जो है ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे फालतू में आगे नहीं बढ़ेंगे ये लोग। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि जजिस को लग रहा है कि जो एक्टर है वगैरह, ये जो हमारे एक्टर हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिक फेवरेबल भी ज़्यादा है, पब्लिक फेवरेबिलिटी भी ज़्यादा है, और तो आप कह सकते हो कि यानी कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है इन्हें, और तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल सा हो सकता है अगर ऐसा कुछ हमें देखा गया तो। ठीक है, तो फिर बात करी जा रही है कि इस जो आर्टिकल में क्या बोला गया राइटर के द्वारा बोला गया, कोशिश है कि इस केस को ऐसे ही निपटाया जाएगा और हम लोगों को ये केस ऐसे ही निपटता हुआ दिखाई दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा हम लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें प्रशांत भूषण साहब वाले केस में देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस खाली आपको एक आर्टिकल का पता लगाना है। अब बस आप क्या पता कर सकते हो कि आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ दी ओनली थिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, सिर्फ और यही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इस आर्टिकल में जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारे अभी ये एक तो यूएनएससी बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा इंडिया इसका मेंबर बना है, नॉन परमानेंट मेंबर बना है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, भाई इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो ये किसने बोला? एक टर्किश डिप्लोमेट है जिनका नाम वोल्कन बोस्कर है। इन्होंने बोला कि भाई जो इसमें रिफॉर्म्स वगैरह लाने की ज़रूरत है, इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो ये स्ट्रक्चर है 15 मेंबर्स का, इसको बदलने की ज़रूरत है। 15 मेंबर्स में आपको पता होगा कि 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। चलो यूएनएससी के बारे में कवर करते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कवर करें तो एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन है ये। और बात करें तो इसमें जो मेंबर्स कितने हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, और 15 मेंबर्स में जो 5 हैं वो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और कुछ बातें हैं कि ये काम क्या करता है। काम ये करता है कि पहले हम लोग बात कर लें, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हमारे जो है 5 परमानेंट मेंबर है। काम इनका है कि जो यूनाइटेड नेशन उसको पीस कीपिंग के लिए काम करते हैं, शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं, ये सारी के सारे हमारी कंट्रीज़। तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, यूएनएससी पढ़ लेना उसमें से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे ये वाला आर्टिकल है जिसमें बात करी जा रही है वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में। इस आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है कि हमारे पास एनिमल के प्रति जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लोग काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं। ठीक है, कैसे मारते कूटते हैं, और भी बहुत सारे हम लोगों को बुरा व्यवहार देखा जाता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, एनिमल्स के प्रति। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक एक्ट भी है। एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, यानी कि जो निर्दयता दिखाई जाती है एनिमल्स के प्रति, उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक्ट है। लेकिन इस आर्टिकल में बोला गया कि भाई जो ये एक्ट है वो बेकार है। एक्ट में कोई इतना, मतलब कि कोई, आप कह सकते हो पनिशिंग इतना ऑफेंस ही नहीं है, यानी कि बोला जा रहा है कुछ पनिशमेंट ही नहीं है। आप देख लो, अगर कोई पनिश करता है, ये 1960 वाला एक्ट है ये, इसमें कोई अगर कुछ भी, मतलब किसी बंदे को पनिशमेंट मिलती है तो उसके पे कितने रुपए का फाइन आएगा? 50 रुपए का। क्या मतलब है यार ये? अगर उसने कुछ, मान लो उसने एक कुत्ते को, समझ लो एक डॉग के साथ अगर बुरा व्यवहार करा है, तो फिर क्या होगा? उस पर अगर पीसीए लगेगा भी, ये इसके प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट अगर लगेगा भी, तो अगर मान लो लगेगा तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। वो 50 रुपये देगा, छूट जाएगा।
पेनल्टी फाइन उसे 50 रुपये का लगेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये काफ़ी बुरा सिस्टम है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बोली जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो ज़रूरत है कि इसमें अमेंडमेंट लाया जाए, यानी इसे और स्ट्रॉन्ग करा जाए। इसमें ये सारी सिस्टम अगर ऐसे चलेंगी तो फिर और ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो हम पहले कुछ बातें कवर कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आज ये किस चीज़ के बारे में है, कि जो ये एक्ट है ये कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बार पता है ये न्यूज़ में क्यों था, जब बीफ जो है, बीफ को बैन करा गया था, तो यहाँ पर ये फिर से न्यूज़ में था। तो अभी हम लोग बात करें जो ये एक्ट है इसके बारे में, इशू क्या है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये एक्ट क्या है। इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था ये एक्ट 1960 में, ठीक है। एंड दैट लेजिस्लेशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स टू इम्प्लीमेंट द एक्ट, ठीक है। चलो हो गई बात, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई। उसके बाद एक्ट का जो यहाँ पे सेक्शन 11 है, ठीक है, इस एक्ट का जो सेक्शन 11 है वो क्रिमिनलाइज करता है अगर कोई भी पर्सन किसी भी एनिमल को गलत तरीके से ट्रीट करता है तो उसको क्रिमिनलाइज करता है और उसके अगेंस्ट जो है स्टेप उठाया जाएगा, ये सब बोला गया था, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू जब इस एक्ट को लाया गया था। और भी बातें क्या है यहाँ पे बोली गई कि जो अब यहाँ पे क्रिमिनलाइज तो करेगा ही, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन अगर कुछ गलत ट्रीट करेगा किसी भी एनिमल को तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस में पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ पनिशमेंट ही नहीं है। पनिशमेंट क्या, 50 रुपये का फाइन। तो इस आर्टिकल में बोला गया है 50 रुपये का फाइन तो वो देगा और तुरंत यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इसमें अमेंड करने की ज़रूरत है, यानी कि अमेंडमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि भाई जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया जाए और ज़्यादा थोड़ा सा कठिन बना दिया जाए, जिससे लोग ये स्टेप उठाए ही ना, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने का। अगर 50 रुपये का फ़ाइन है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने का, ठीक है। और साथ में ये बोला गया कि जो यहाँ पर ट्रीट कर रहे हो एनिमल हस्बेंड्री को, आप लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हो एनिमल हस्बेंड्री, जो भी पशुपालन है उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करा जाता है, ठीक है। तो आप उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ये सब जो उल्टे सीधे तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके बजाय आप दूसरे मेथड इस्तेमाल करो, ठीक है। और बोला गया साथ में कि जो ये एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाया जाए हर तरीके से, ताकि जो है हमारे जो एनिमल्स हैं उनको हम अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि संविधान में हक है, संविधान हमें ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल में आपके लिए क्वेश्चन बनता है एनआईए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनआईए के बारे में बताना है। एनआईए की फुल फॉर्म बताइए, और एनआईए का कब फॉर्म हुआ था वो बताना, और एनआईए का एम क्या है, पर्पस क्या है वो बताना, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन चुका है, तो सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, उसमें बोला जा रहा है जो रेलवे है वो फेयर्स को रैशनलाइज कर रहा है, यानी कि रेलवे जो है एक तरीके से लोगों से पैसा लेना चाह रहा है। किस तरीके से, यहाँ पे क्या बोला गया रेलवे के द्वारा, रेलवे ने बोला कि हम लोग सिटीजन से कुछ मिनिमल अमाउंट लेंगे, कलेक्शन करेंगे, एक समझ सकते हो एक डोनेशन की फॉर्म में कलेक्शन करेंगे, जिससे कि हम लोग नए नए जो स्टेशन हैं उनको बना सकें, उनको डेवलप कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये आता है कि जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रही, यानी कुछ कामयाब नहीं दिखाई दे रही है। अब ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, आपका जो प्लाज्मा है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी में आप कह सकते हो कि जो एक तरह का ब्लड होता है, ब्लड को चेंज कर दिया जाता है, बॉडी में जो ब्लड है उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। और बदल दिया जाता है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा हो जाता है और आप वायरस से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सीबीआई, ठीक है, ये वही चीज़ बिल्कुल सेम बतानी है जो कि एनआईए के बारे में बतानी है, ठीक है। एनआईए पहला क्वेश्चन आपके लिए हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया सीबीआई। तो सभी लोग कमेंट करेंगे और बाकी लोग जो कि पहली बार देख रहे हैं वो सब नीचे रिव्यू कर लेंगे एक बार। उसके बाद यूएस और इंडिया की मीटिंग होने वाली है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, अक्टूबर में मीटिंग है, ठीक है। और वो अक्टूबर में मीटिंग कौन सी है, 2+2 डायलॉग। अब यहाँ पे 2+2 मीटिंग कौन सी होती है, तो कुछ नया नाम आ गया 2+2, यानी कि यूएस के 2 मेंबर होंगे, यूएस के 2 मिनिस्टर होंगे आप कह सकते हो, और इंडिया के 2 मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो इनके 2+2 मीटिंग होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन एनएचआरसी। पहला क्वेश्चन एनआईए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए एनएचआरसी, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए सीबीआई। सभी के बारे में बताओगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक हमारा आज का लास्ट आर्टिकल बचता है ये वाला। इसमें क्या बोला जा रहा है, IRDAI पैनल जो है ये क्या काम करने वाला है, ये सेटअप करने वाला है एक इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल को, ठीक है। इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल को सेटअप करने वाला है, एक पूल ऐसा बनाने वाला है जो कि क्या काम करेगा, पब्लिक और प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन में काम करेंगे,
और जितना भी कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए काम करेगा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, IRDAI। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये कौन सी बॉडी है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जिससे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। तो इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी वगैरह यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो आपका काम है कि यार एक बार रीड कर लो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है 1-1.5 घंटे की वीडियो से, आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने वैसे बता दिया है, बिल्कुल सेम चीज़ है जो ये हमारे थेरेपी वगैरह होती है, ये बिल्कुल चेंज कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आगे। एक सेकेंड गाइस, IRDAI के बारे में बात करें तो ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना इसकी फुल फॉर्म ये हो गई, एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट के थ्रू लाई गई थी। आपको पता होगा जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो एक्ट के थ्रू लाई जाती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो आर्टिकल के थ्रू लाई जाती है, ठीक है। तो एक्ट के थ्रू लाई गई थी 1999, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और जो इसका एजेंसी का हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, तेलंगाना में, वेयर इट मूव फ्रॉम दिल्ली इन 2001, जो कि दिल्ली से मूव हुआ था तेलंगाना में 2001 में। IRDAI का काम है, ये एक 10 मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन वगैरह होते हैं, और 5 जो है वो फुल टाइम मेंबर होते हैं, और 4 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो याद रखना काम क्या है इनका, जितने भी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जो इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको प्रमोट करना, उनको और ज़्यादा ग्रोथ में कन्वर्ट करना। तो ये काम करती है हमारी IRDAI। तो याद रखना इसके बारे में। और एक हम लोगों ने एक आर्टिकल मिस किया है, उसको भी कवर कर लेते हैं। वो आर्टिकल है ये वाला, इंडिया पाकिस्तान टू अटेंड सार्क मीट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सार्क की मीटिंग होने वाली है, जिसमें जाएंगे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन आएंगे, शाह महमूद कुरैशी। ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है दोनों के बीच में मीटिंग होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, September 24 यानी 24 सितंबर को। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए क्या है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सार्क को कवर कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है सार्क को कवर करे हुए, तो इसके बारे में हम लोग बातें जान लेते हैं कुछ। एक सेकेंड, तो जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप कह सकते हो जो मेंबर हैं वो कौन कौन से मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं इसके अंदर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सार्क कंप्राइजेस 3% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया, यानी पूरे वर्ल्ड में जो एरिया है वो 3% एरिया ये सारी कंट्रीज़ मिला के कवर करती हैं। 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक कवर करती हैं। सार्क का इतिहास देखें तो ये फाउंड करा गया था ढाका में 8 दिसंबर 1985 में। इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल। जो सेक्रेटेरिएट है इसका कहाँ पे बेस्ड है, काठमांडू, नेपाल में। ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क का, ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो वेलफेयर है पीपल का उसको प्रमोट करा जाए साउथ एशिया में, यानी कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करा जाए, लोगों की लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करा जाए, उसमें एक क्वालिटी लाई जाए। तो इस वजह से यहाँ पे ये बॉडी काम करती है। 8 मेंबर्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो गाइज आज का कर लिया है हमने न्यूज़पेपर को कंप्लीट एनालाइज। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।